देखिए, रिसर्च एक समय पे आके बंद हो जाती है। उसके बाद आपको इमेजिन ही करना पड़ता है। फैक्ट्स आप कितने ही इकट्ठे कर लोगे, आपकी खुद की समझ क्या कहती है ये तभी पता चलता है जब आप शांति में बैठकर सोचना शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि जैसे मैं कहीं मिला हूं इनसे। जब ये जेल में थे तो मुझे लगा जैसे मैं वहां उस जेल में कोई सीनियर ऑफिसर हूं और बहुत करीबी से शेख साहब को ऑब्जर्व कर रहा हूं। बहुत सवाल मेरे मन में आते थे और खाली समय में मैं गहराई से बैठकर सोचता भी था। तो एक दिन मैंने सोचा शेख साहब से दोस्ती की जाए। उनके पास जाके मैं बैठा और मैंने सीधा ही पूछ लिया कि किसी भी व्यक्ति में साहस कहां से आता है कोई भी आंदोलन करने का। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी विद्रोह करने वाले को नहीं पता होता कि इसका क्या इंजाम होगा। राजा के खिलाफ जाकर आंदोलन करना कोई आसान बात नहीं है। तो बातें वही थी, बिल्कुल जैसी मैंने सोची थी। उनका जवाब भी कुछ वैसा ही था। लेकिन मैंने अपने आप से पूछा कि ये इतनी फ्रस्ट्रेशन जो आपके सुबह उठने का कारण तक बन गई है, ये आ कहां से रही है? तो मैंने इसके सुराग पुरानी कई घटनाओं में पाए और नींव शायद तभी रख दी गई थी जब उन्हें अपने घर वापस आकर नौकरी नहीं मिली। आगे चल के भी बहुत कॉमन चीजें मिली मुझे। मैं बस यही पूछता था हमेशा अपने आप से कि इस व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है, ये सोचता कैसे है, इसके ये थॉट्स को गवर्न करने वाले बिलीफ्स कौन से हैं, कौन से विचार ये एकदम टाइटली पकड़ के बैठा हुआ है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं पैरानॉइड थे। वो हमेशा कश्मीर और अपने लोगों को प्रोटेक्शन देने का प्रयास करते रहे। मैं सोचता हूं कि आखिर क्यों कोई अपने लोगों के लिए स्पेशल स्टेटस डिमांड करेगा? क्यों वो हर तरह से सिस्टम को और टाइट और रोबस्ट बनाता जाएगा कि बाकी राज्य के लोग उनके लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर सकें? इतना टाइट प्रयास किया, डेमोग्राफी चेंज ना हो इसलिए। अरे फिर प्लेबिसाइड होना था ना। एक बार को हम इनिशियल डेज में इस तर्क को मान सकते हैं, मगर बाद में तो सभी को एहसास हो ही गया था कि प्लेबिसाइड नहीं होगा। असंभव है, कोई देश अपनी सेना ऐसे वापस लेके नहीं जाता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लेटर फेज में उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी थी। लेकिन मैं हमेशा अपने आप से यही पूछता रहा कि आखिर ये इंसान चाहता क्या, एंड गोल क्या है, क्या आउटकम ये इमेजिन करता है, इनकी आइडियल वर्ल्ड की तस्वीर कैसी दिखती है। कुछ पर्सनल इंटरेस्ट थे या बस सारी उम्र अपनी जनता का स्टैंड और उनका भला चाहते थे? और जेल में बैठे आदमी की फ्रस्ट्रेशन वैसे ही दिन ब दिन बढ़ती जाती है। शायद वो हर समय यही सोचता है कि एक बार मैं जेल से निकल जाऊं, फिर इनको बताऊंगा, कभी तो मेरा भी समय आएगा। यही कहकर शायद वो अपने आप को उम्मीद देते होंगे। तो ज्यादा बात तो नहीं हुई मेरी, बस फिर मैं अपने काम में लग गया और वो अपने। तो पूरी चेन और उसकी सारी कड़ियां आप समझ ही गए होंगे। कैसे राजा हरि सिंह डिसाइड नहीं कर पाए, फिर देश आजाद हुआ, पाकिस्तान ने अटैक किया, डू और डाई सिचुएशन में हरि सिंह ने इंडिया के साथ ज्वाइन किया, शेख अब्दुल्ला ने सत्ता संभाली। नेहरू और माउंटबेटन का मानना था कि सब कुछ शांति और प्रोसीजर से होना चाहिए। नेहरू ने पब्लिकली घोषणा की कि प्लेबिसाइड कराएंगे ताकि जोर जबरदस्ती ना लगे। पाकिस्तान ने इंडिया पे जो हमला किया था वो मामला नेहरू यूएन में लेके गए और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएन शायद इंडिया के फेवर में डिसीजन देगा और पाकिस्तान को कहेगा कि वहां से अपनी आर्मी हटाओ। यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कि सीज फायर की घोषणा थी और प्लेबिसाइड कराना ही है, और प्लेबिसाइड कराने से पहले कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी वो सब लिखी थी। तो जब तक प्लेबिसाइड हो नहीं जाता, शेख अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन चलेगा कैसे, और दिल्ली अंडरस्टैंडिंग में मांग की गई आर्टिकल 370 की। अब आगे तो समझते हैं आर्टिकल 370 में था क्या, क्योंकि ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 21 जो कि टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस में इसको लिखा गया, बाद में इसका नाम चेंज करके टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस कर दिया गया। क्योंकि नागालैंड का जब भारत से मर्जर हुआ तो वो डाउट कर रहे थे कि हमें तो तुमने टेम्परेरी में डाल दिया और आगे चल के तुम तो इसमें कुछ भी चेंज वेंज कर दोगे, तो हम तुम पे ट्रस्ट कैसे करें। तो इसलिए उसमें स्पेशल वर्ड भी ऐड किया गया। तो आर्टिकल 370 के 3 भाग हैं।
370(1), 370(2) और 370(3). 370(1) में 4 क्लॉज हैं, ए, बी, सी और डी। 370(1) ए कहता है कि आर्टिकल 238 जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होगा। अब ये आर्टिकल 238 क्या है? आर्टिकल 238 कहता था कि चैप्टर 6 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट बी स्टेट्स पे भी अप्लाई होगा। एक तरह का ब्रिज आर्टिकल बोलते हैं इसको। अब ये चैप्टर 6 और पार्ट बी स्टेट्स क्या है? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग यानी चैप्टर 6, 7, 8 अलग अलग स्टेट्स पे रिस्पेक्टिवली लागू होंगे, इस तरह से डिजाइन था। 3 प्रकार के स्टेट्स बनाए गए। पार्ट ए, जिसमें फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस आई, जिसपे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, वो जब आजाद हुई तो वो पार्ट ए में रखी गई। पार्ट बी, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें आई, जिसपे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, राजा महाराजा के थ्रू रूल करते थे। और पार्ट सी, जिसमें सेंट्रली गवर्नड यूनियन टेरिटरीज वगैरह वो सब आ गई। क्यों बनाए ये स्टेट्स के अलग अलग टाइप्स? कुछ नहीं, सिंपल है। ये लोग रियासतें जब शुरू में मान नहीं रहे थे, आपको याद होगा पहली वीडियो में मैंने बताया था कि ये लोग इजीली मान नहीं रहे थे, तो भारत से जुड़ने के लिए इनको लालच वगैरह दिया गया कि तुमको स्पेशल स्टेटस दे देंगे, ये बेनिफिट्स दे देंगे। तो उस सब के लिए अलग अलग चैप्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डिफाइन किया गया। तो चैप्टर 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ए स्टेट्स पे लगता था, चैप्टर 7 पार्ट बी स्टेट्स पे लगता था, और चैप्टर 8 पार्ट सी स्टेट्स पे लगता था। स्टेट्स के टाइप्स हैं ये पार्ट ए, बी, सी, और इनके अलग अलग रूल्स चैप्टर 6, 7, 8 में डिफाइन किए हुए हैं। और आर्टिकल 238 एक ब्रिज बनाता था कि चैप्टर 6 के हिस्से कुछ मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ पार्ट बी स्टेट्स पे भी लगेंगे, और जम्मू एंड कश्मीर पार्ट बी स्टेट था। आसान भाषा में आर्टिकल 370(1) ए ये कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर पार्ट बी स्टेट्स का पार्ट होने के बाद भी आर्टिकल 238 उस पे नहीं लगेगा। पार्ट बी स्टेट्स को जो स्पेशल दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर उनसे ऊपर है, उस पे वो अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन टेंशन नहीं लेनी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। आर्टिकल 238 बाद में 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हटा दिया गया था, तो इसकी कोई रेलेवेंस वैसे भी नहीं है, बस आपके समझने के लिए मैंने बता दिया। अब आते हैं 370(1) बी पे। ये कहता है कि भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट की जम्मू एंड कश्मीर पे कितनी शक्ति है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, और यहीं से एक कड़ी रिमूवल प्रोसेस में आगे जाके कनेक्ट होएगी। तो भारतीय संसद की शक्ति जम्मू कश्मीर पे कितनी है, किस पर वो कानून बना सकती है जम्मू कश्मीर के लिए, और अगर इन शक्तियों को बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाना है। तो ऐसा है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में उन टॉपिक्स पर भारतीय संसद जम्मू एंड कश्मीर के लिए कानून बना सकती है जिसका संबंध इन 3 विषयों से है: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और संचार यानी कम्युनिकेशन। कंफ्यूजन होगी तुम्हें, मेरे को पता है, दोबारा सुनो। यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ विषय होंगे, बहुत सारे विषय होंगे। उनमें से वो विषय जिनका संबंध डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर भारत की संसद जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकती है। अगर आपको याद होगा तो ये 3 वही विषय हैं जो स्टेट ने सेंटर को दिए थे विलय पत्र पर यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते टाइम। तो वहां से ये डेराइव होकर आ रहा है कनेक्शन। और अगर इन तीनों के अलावा किसी और विषय पे कानून बनाना हो तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की कॉन्करेंस यानी सहमति लेनी होगी। और अगर सहमति दे दी स्टेट ने तो फिर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलेगा और उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स क्लियरली मेंशन होंगे जिन पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए भारत की संसद कानून बना सकती है। और अगर किसी टॉपिक पे डाउट हो कि ये विषय उन लिस्ट का पार्ट है या नहीं, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट से कंसल्टेंसी लेनी होगी यानी बातचीत करनी होगी। ध्यान रखना, कहां सीधा कानून बनाना अलाउड है, कहां कॉन्करेंस चाहिए और कहां कंसल्टेंसी चाहिए। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके उसको वापस देख लो। और कॉन्करेंस मिलने के बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ये कड़ी आगे जाके जुड़ेगी। अब 370(1) सी, ये सिंपल है। ये कहता है कि भारतीय संविधान के सिर्फ 2 ही आर्टिकल, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होंगे। देख रहे हो आप कितना स्पेशल स्टेटस है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही सेपरेट था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पे अप्लाई ही नहीं होता था। अब आते हैं 370(1) डी पे। ये बताता है कि भारतीय संविधान की शक्ति जम्मू एंड कश्मीर पे कितनी है, और अगर बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे। आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नए आर्टिकल्स अगर जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई करने हो तो वो कैसे होंगे। तो अगर इन 3 विषयों से रिलेटेड है, कौन से 3? वही 3 जो विलय पत्र पे एग्री हुए थे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो स्टेट से कंसल्ट करना होगा और फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाएगा। और अगर इन 3 विषयों से अलग हो
तो जम्मू कश्मीर की कॉन्करेंस चाहिए होगी, और अगर सहमति मिल जाती है तो फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाएगा। 370(1) मैंने आपको बता दिया। अब 370(2). 370(2) कहता है कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बन नहीं जाता, तब तक अगर स्टेट भारतीय संसद को किसी भी बात पे सहमति प्रदान करती है तो उसको जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से होके गुजरना पड़ेगा, और अंतिम फैसला जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का ही होगा। 370(1) में अभी जो बताया मैंने कि भारतीय संसद को अप्रूवल्स लेने को बोला है, वो फाइनल वर्डिक्ट जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देगी जब तक कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता। 370(3) ये कहता है कि पार्शियली या कंप्लीटली अगर आर्टिकल 370 को हटाना है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास होगा, मगर उसके लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिकमेंडेशन चाहिए होगा। कंसल्टेंसी नहीं, कॉन्करेंस नहीं, रिकमेंडेशन चाहिए होगा। और ये जो शब्द है संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यही सारी जड़ की फसाद है, यही सबसे बड़ा पेच है जो फंसा हुआ था। लेकिन कैसे? जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में लागू हुआ और संविधान सभा 1957 में डिसॉल्व हो गई। अब संविधान सभा बची ही नहीं तो हटेगा कैसे? रिकमेंडेशन देगा कौन? और आगे चल के ये क्या तगड़ा खेल खेलेंगे, जब रिमूवल प्रोसेस समझाऊंगा ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। अब ध्यान रखना, पूरे आर्टिकल 370 में 3 जगह पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का जिक्र है। एक 370(1)(b) में, एक 370(1)(d) में, और तीसरा 370(3) में। अगर आपको सवाल आ रहा है कि ये कैसा आर्टिकल है, इसमें खुद में ही अपने आप को हटाने का रास्ता दिया है, तो क्योंकि ये एक टेम्परेरी आर्टिकल था और एक ना एक दिन इसको हटाना ही था, इसलिए इसको बनाने वालों ने इसको हटाने का रास्ता भी इसी में दिया था। तो चलो अपनी टाइमलाइन कंटिन्यू करते हैं। भारत का संविधान बन ही रहा था, ये आर्टिकल 306(a) के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में आया और फाइनल वर्जन में आर्टिकल 370 हो गया। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उसके साथ साथ आर्टिकल 370 भी जम्मू कश्मीर पे लागू हो गया। फिर 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बनी। 1951 से 1956 तक जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना और 26 नवंबर 1956 को लागू हो गया। और 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा डिसॉल्व हो गई। आओ कुछ साल पीछे 1952 में शेख अब्दुल्ला भारत सरकार के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत सरकार दोनों आपस में साथ में कैसे काम करेंगी। और इसी मीटिंग में वो डिमांड करते हैं कुछ स्पेशल राइट्स और स्टेटस की, जो कि लिखे गए आर्टिकल 35(a) में। अगर आप भारत का संविधान पढ़ोगे तो उसमें 35(a) है ही नहीं। इसकी एंट्री की कहानी भी अनोखी है। इसको बैकडोर से भारत के संविधान में घुसाया गया था। घुसाया कैसे, ये समझने से पहले ये समझते हैं कि ये आर्टिकल है क्या। तो आर्टिकल 35(a) ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ या रूल या एक्ट जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होगा जिसका लेना देना जम्मू एंड कश्मीर के मैटर्स से नहीं है। एक्चुअल में अगर आप समझोगे तो ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे बात करता है। अगर आप मूल संविधान में देखोगे तो चैप्टर 3 यानी आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स पे बात करते हैं, और भारत की संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स पे कोई नियम कानून बना सकता है या ऑलरेडी जो बने हुए हैं उनको बदल सकता है। और 35(a) ऐसे समझ लो कि एज ए एक्सेप्शन के तौर पे आया है, और ये आर्टिकल भारतीय संसद की उन शक्तियों पे प्रतिबंध लगाता है। कौन सी शक्तियां? जिनका यूज करके वो फंडामेंटल राइट्स को बदल ना सके जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। लोग कौन? वहां रहने वाले लोग नहीं, जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप हो जिनके पास, वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर जम्मू एंड कश्मीर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो वो अप्लाई होंगे। और फिर भी अगर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल या फंडामेंटल राइट उधर अप्लाई करना है तो वो भी होगा तो सिर्फ आर्टिकल 370 के रूट से। अब देख रहे हो कैसे ये एकदम रोबस्ट और आइसोलेटेड सिस्टम बनाते जा रहे हैं अपना अलग से। जम्मू कश्मीर को लीगली हर तरफ से कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि सेंटर की इंटरफेरेंस कम से कम हो और सारा कंट्रोल हमारे पास रहे। तो 35(a) कहता क्या है? पहला, किसी को भी परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस देना है या नहीं देना है, ये चीज जम्मू कश्मीर की सरकार खुद तय करेगी। दूसरा, जो कुछ स्पेशल राइट्स जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स को मिलेंगे, उनको बाकी कोई और सिटीजन जो वहां का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है
ये कह के डिनाई नहीं करेंगे कि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तीसरा, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार सिर्फ वहां के सिटीजन्स के पास ही है। जॉब्स या रिजर्वेशन सिर्फ वहां के रहने वाले को ही मिलेगी, और कोई अगर किसी और स्टेट से माइग्रेट करके यहां आएगा और डोमिसाइल की मांग करे जम्मू एंड कश्मीर की सरकार से, तो ऐसा नहीं होगा। उसे डोमिसाइल नहीं दिया जाएगा। डोमिसाइल मतलब किसी और स्टेट का कोई और आदमी आके कहे कि अब मैं बाकी का जीवन यहीं व्यतीत करना चाहता हूं, यहीं रहना चाहता हूं और यहीं काम करना चाहता हूं। और पांचवा है फीमेल्स के लिए। कोई भी लड़की जम्मू एंड कश्मीर के बाहर अगर शादी करती है तो वो अपना परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस खो देगी। ना अपने पेरेंट्स से कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट कर पाएगी, ना कोई जम्मू कश्मीर में नई प्रॉपर्टी ले पाएगी, और इवन उनके बच्चों तक को कोई परमानेंट रेजिडेंट या प्रॉपर्टी, जॉब्स या रिजर्वेशन का कोई राइट नहीं मिलेगा। और ये सब इतना किया क्यों गया? ताकि बाकी स्टेट्स के लोग जम्मू एंड कश्मीर में आके यहाँ बस ना जाए। और ये सब किया गया जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए। दिमाग में तो वही चल रहा था ना सबके कि एक दिन प्लेबिसाइड होना है, तो अगर डेमोग्राफी ही चेंज हो गई तो प्लेबिसाइड के रिजल्ट में अंतर आ सकता है। खैर, ये वुमेन वाला जो मामला है, ये जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने 2002 में खारिज कर दिया था, क्योंकि ये सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन थी। अब बात करते हैं कि 35 एक कॉन्स्टिट्यूशन में घुसा कैसे। तो 1952 में शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार की मीटिंग, जिसको दिल्ली अग्रीमेंट भी कहा गया, उसके बाद 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की कॉन्करेंस से, और उस ऑर्डर के अंदर ये 35A लिखा हुआ था। ये 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आगे जाके बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी बनेगा। फिर आगे चलते चलते ओवर द ईयर्स इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में काफी अमेंडमेंट्स हुए और भारत का संविधान का काफी हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होने लगा। 64 में नेहरू की मृत्यु हुई, 65 में शास्त्री जी मरे, 66 में इंदिरा गांधी आई, 84 में राजीव गांधी आए। हर किसी ने अपने टेन्योर में अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स किए। नाम वही रहता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954, बट उसी के अंदर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। उसके बाद कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो गई और 2002 आते आते वहां थोड़ी सिचुएशन स्टेबल हुई। उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है और अपने मैनिफेस्टो में वो ये एजेंडा लेके आती है कि हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे। बीजेपी के 5 साल पूरे हो जाते हैं, फिर लोग कहने लगे कि बस इतना ही दम था। कश्मीर के नेता कहा करते थे कि चाहे नरेंद्र मोदी आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, चाहे एक बार आ जाएं, चाहे 4 बार आ जाएं, आर्टिकल 370 को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। तो आगे जानेंगे हम पार्ट 3 में कि बीजेपी ने कैसे आर्टिकल 370 को हटाया, इतनी खतरनाक प्लानिंग कैसे की, कितना तगड़ा दिमाग लगाया, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर रुकावट की पहले ही तैयारी करके उसको बाईपास करते गए। तो समझेंगे पार्ट 3 में।